क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए 9 मार्च का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। और जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है यूपीएससी और यूपीएससी का ईपीएफओ एंड अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन, उनसे संबंधित कौन से होने वाले हैं टॉपिक्स इंपॉर्टेंट देखते हैं। एसबीआई पेमेंट ने लॉन्च किया है रुपए सॉफ्ट पीओएस। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग कुछ सामान लेने जाते हैं तो वहाँ पे एक मशीन रखी रहती है, उसके ज़रिए आप लोग जो है कुछ कार्ड वार्ड लगा के अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो अब सॉफ्ट पीओएस का मतलब ये है कि वहाँ पे आपका जो है मोबाइल में आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो उनकी एसबीआई वाली, इसी के थ्रू पेमेंट हो जाएगा विदाउट उसमें कार्ड निकाले। ठीक, तो ये वाला तरीका आज मैं नया अपना रहा हूँ कि थोड़े थोड़ा टॉपिक के साथ में आप लोग को बता दूँ, ताकि आप लोग जो है जिसको अगर पूरा नहीं देखना है सिर्फ ये देख ले और मेन चीज़ यहाँ पे बता के 1-2 मिनट में ख़त्म। ठीक, और फिर अगर डिटेल में देखना है तो पूरा देख लीजिएगा। भारत स्वीडन आभासी शिखर सम्मेलन, इससे संबंधित जो है लीड इट एक जो है टॉपिक इसमें ये इंपॉर्टेंट है। इसका मेन काम है पेरिस एग्रीमेंट को पूरा करना, इंडिया स्वीडन का ही है ये। ठीक है, और आगे है रोड टू जेंडर इनइक्वालिटी। ये रिपोर्ट कौन लाया है? यूएनडीपी लाया है। और इसमें यही सब वीमेंस डे पे मतलब यही सब बताया गया है कि पेमेंट होना चाहिए, और जो वर्क ऐसा होता है जो वीमेन करती है जिसको अनपेड है, ठीक, घर की केयर खाना बनाना ये सब, उसमें मेन और वुमेन दोनों के में एक बैलेंस होना चाहिए, ये वाली बात कही गई है। और असोला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य, ये दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे है, में अक्रिय अपशिष्ट की डंपिंग यानी कि इनर्ट वेस्ट की डंपिंग होने से संबंधित क्या न्यूज़ है ये समझेंगे पूरा। ठीक, अक्रिय ये मतलब इसमें कौन कौन सी चीज़ होती हैं? सैंड यानी कि रेत, और वो कंक्रीट वाली जो होती है ना चाहिए बिल्डिंग मटेरियल, इसको इनर्ट वेस्ट बोला था। डिकम्पोज होने में इसको जो है टाइम लगता है काफ़ी, या होता ही नहीं है। और अगला जो टॉपिक है हमारा, ओपेक प्लस के निर्णय का अर्थव्यवस्था बहाली पर प्रभाव। ओपेक क्या है? पेट्रोलियम को निर्यात करने वाली कंट्रीज़ हैं, प्लस मतलब कुछ और भी कंट्रीज़ हैं, ठीक, एलाइज, उनसे रिलेटेड क्या है। और अभी ये देखा गया इन लोगों ने अभी अब ये कहा है कि हम अभी नहीं ज़्यादा सप्लाई करेंगे पेट्रोल या ये क्रूड ऑयल की, सॉरी। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये तरीका आपको कैसा लगा कि कम से कम मेन मेन बात जो है आपको 2 मिनट में बता दी, फिर उसके बाद जो है डिटेल में। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग के लिए ईपीएफओ का रिमाइंडर है कि 9 मार्च यानी आज से आप लोग के लिए कंप्लीट पेड ग्रुप चालू हो चुका है। ठीक, जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया उन लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें देखिए क्या है कि आपको पूरा कंप्लीट जो है स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, सेक्शनल टेस्ट होगा, फुल लेंथ टेस्ट होगा, वीकली टेस्ट होंगे, एमसीक्यूज होंगे, और पर्सनल गाइडेंस होगी डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप में 1-to-1। इसी तरीके से यूपीएससी 2021 का भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कई सारी चीज़ें हम लोग करा रहे हैं अभी पूरे जो है इसमें पूरा जो है आपका टेस्ट सीरीज तो ही है, सेक्शनल टेस्ट भी है, फुल लेंथ टेस्ट भी है, साथ ही साथ जो है आपका इसमें स्टडी मटेरियल भी पूरा पूरा दिया जा रहा है। ठीक, और डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप है जिसके ज़रिए आप लोग को जो है पर्सनल गाइडेंस दिया जाता है। अब इसमें जो है 1 साल का कंप्लीट जो है आपका रिव्यू पूरा होगा करंट अफेयर का, और उसको बिल्कुल कंसाइज वे में सब कराया जाएगा। ठीक, अगर आप लोग को ज्वाइन करना है तो 8564880530 और 9696060608 पे कॉल कर सकते हैं। यूपीएससी का 12 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, जल्दी करिएगा। ठीक, देखिए अगला जो हमारा टॉपिक आ चुका है वो है एसबीआई पेमेंट लॉन्चेस रुपए सॉफ्ट पीओएस। ठीक, पॉइंट ऑफ सेल होता है पीओएस, और ये सॉफ्टवेयर है। और रुपए जो क्या है, ये एक एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने लॉन्च किया है रुपए कार्ड। अब एसबीआई ने पेमेंट ने जो है इसके साथ मिलकर एनपीसीआई के साथ मिलकर ये लॉन्च किया है रुपए सॉफ्ट पीओएस इंडियन मर्चेंट्स के लिए। छोटे छोटे जो मर्चेंट्स होते हैं, व्यापारी, उनके पास ये मशीन लगा देंगे, वो आसानी से किसी से भी जिसने मोबाइल में मान लिया डाउनलोड कर रखा है, भी इसकी पिक्चर एक दिखाऊंगा नीचे, वो मतलब 5,000 रुपये तक का लेन देन कर सकते हैं आसानी से। ठीक, ये वाली बात है इसमें। देखिए इसमें रुपए जो सॉफ्ट पीओएस है ये क्या है कि आपको बहुत ही सस्ता भी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर हम इस तरीके से जो है पैसे से ले सकें दे सकें, इसको पहुंचाना चाहते हैं जो भी एमएसएमई है, ठीक है, लघु सीमांत और मध्यम वर्ग के जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उद्योग हैं, उनके पास पहुंचा सके, ताकि वो आराम से पैसों को ले दे सकें। 5,000 रुपये तक का जो है ये पीओएस टर्मिनल होगा। ठीक, पैसा एक्सेप्ट कर सकते हैं 5,000 रुपये तक का,
एक टैप पे और पे मैकेनिज्म के थ्रू नियर फील्ड कम्युनिकेशन लग, मतलब मशीन रखी हुई है, इसमें नियर फील्ड कम्युनिकेशन एक डिवाइस होती है, उसके थ्रू जो है मोबाइल आप इसके पास लेके आए, मोबाइल से आपने इसके पास लेके पेमेंट कर दिया। ठीक है, ये मतलब इन छोटे व्यापारियों को बहुत लाभदायक रहेगा इनके लिए। एनपीसीआई जो है ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी। एटीएम भी यही देखता है, क्यों? क्योंकि ये इंडिया में जितना भी रिटेल पेमेंट यानी खुदरा भुगतान जो भी हो रहा है, ठीक है, उन सबको देख रेख कौन करता है? ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है एनपीसीआई, यही करता है। ठीक, आपका रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया। ठीक, और आरबीआई ने इसको जो है इनिशिएटिव किया है इंडियन बैंक और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के साथ मिलकर, और इस ये बनाया किसके अंतर्गत किया है? किस प्रोविज़न, किस प्रावधान के अंतर्गत? पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 19 आपका 2007 के अंतर्गत। ठीक, ये कंपनी है, ध्यान रखना, एनपीसीआई जो है कॉरपोरेट ऑफ इंडिया है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो ये कंपनीज एक्ट के अंतर्गत जो है सेक्शन 8 के अंतर्गत एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि गैर लाभकारी संगठन है। इसको प्रमोट करता है आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन। किस उसके अंतर्गत, कानून के अंतर्गत? पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के अंतर्गत। ठीक, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम को देखता है। प्रोडक्ट जो है एनपीसीआई के और कौन कौन से हैं? एक तो रुपए कार्ड आपने देखा, कॉमन मोबिलिटी कार्ड आप लोगों ने देखा, नेशनल, भारत भीम, यूपीआई, भारत बिल पेमेंट इंटरफेस, ये सब है। ठीक, देखिए ये इसकी फ़ोटो है यहाँ पे सॉफ्ट पीओएस की, और इसमें देखिए ये पीओएस है, और ये मोबाइल में देखिए सॉफ्टवेयर है, यहाँ ये पास में लेके आए, पेमेंट हो गया। 5,000 तक की लिमिट है, ध्यान रखना। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिया और स्वीडन के बीच में वर्चुअल समिट हुई। ठीक, तो मोदी जी ने अपना जो है किसके साथ? स्टीफन लॉफवेन के साथ में मिलके बायलैटरल इश्यूज़ पे बात करी। आपका जो है क्षेत्रीय, द्विपक्षीय और जो है बहुपक्षीय जो म्यूचुअल इंटरेस्ट की बातें, इन सब पे बातें हुई हैं। क्षेत्रीय क्षेत्रीय बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। ठीक, अब यहाँ पे देखिए वही सारी बातें हैं कि हमारे जो वैल्यूज़ हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में, वो कौन कौन से हैं? आपका लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, बहुलवाद यानी कि प्लुरलिज्म, समानता या फिर इक्वालिटी। देखिए आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इक्वालिटी वर्सेस आपका जो है इक्विटी। इक्वलिटी होती है समानता, मतलब हर चीज़ अप्लाई हो रही है हर किसी पर एक तरीके से। लेकिन इक्विटी जो होती है वो होती है आपकी लोगों को अभी वो समान नहीं है। ठीक, कुछ ऊपर हैं, कुछ छोटे हैं, अलग अलग हाइट का अगर ले लो बच्चे को, तो कुछ 180 कोई किसी की हाइट है, किसी की 120 है, तो किसी के लिए किसी की 160 है। ठीक, तो इन सबको एक लेवल पे लाने के लिए, लेवल प्लेइंग फील्ड पे लाने के लिए हम इक्विटी का यूज़ करते हैं। तो हम इसको जो है 60 दे देंगे तो ये 180 पे पहुंच गया। ठीक, इसको जो है 20 दे देंगे, ये भी 180। तो इतनी मदद करके एक लेवल फील्ड पे लाने के लिए ही आप इस तरीके के एग्जाम्पल समझ सकते हैं, इसको हम इक्विटी कहते हैं। बाकी इसमें क्या है होता, अगर यही एग्जाम्पल लेते तो इक्वलिटी में यह है कि 60-60 हम सबको दे देंगे। अब 180 वाला पहुंच जाएगा 240 पे, 120 वाला 180 पे, और 160 वाला 220 पे। तो ये इक्वलिटी है। तो समानता और इक्विटी में आपने ये डिफरेंस जाना, ये जो है क्वेश्चन जीएस पेपर 4 एथिक्स में पूछा जा सकता है। वैसे भी आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि इसी आज पेपर में 2 बार, एक बार इक्वलिटी वर्ड यूज़ हुआ है समानता, और एक बार इक्विटी वर्ड यूज़ हुआ है। ठीक, जिसकी वजह से लेवल प्लेइंग फील्ड आती है। ठीक, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन स्पीच, और रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकारों के प्रति सम्मान के साझा मूल्यों पर आधारित, ये इंडिया और स्वीडन के बीच में बात हुई है। और यहाँ पे बहुपक्षीय नियमों पर आधारित अर्थव्यवस्था, मतलब कि रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर होनी चाहिए, कोई कंट्री जो है गुंडागर्दी नहीं करनी चाहिए, उसे आतंकवाद का मुकाबला करना चाहिए, शांति एवं सुरक्षा के लिए काम करने के लिए प्रति अपनी मजबूत प्रतिबद्धता दोहराया। मतलब इंडिया स्वीडन जो दोनों लोग जो है ऐसी वैल्यूज़ और ऐसे चीज़ों पे जो है आवाज़ उठाते हैं। और इंडिया की जो पार्टनरशिप हो रही यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन यूनियन के कंट्री के साथ में, इसको जो है स्वीडन ने अच्छा कहा है। दोनों लीडर्स ने ये भी कहा कि भैया जो हमने जॉइंट एक्शन प्लान और जॉइंट इनोवेशन पार्टनरशिप करी थी जब मोदी जी 2018 में आए थे, वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से सेटिस्फैक्टरीली चल रही है। ठीक, जो आपका कौन कौन सा है, एक तो है संयुक्त कार्य योजना और संयुक्त नवाचार साझेदारी।
ठीक है, 2018 ये भी अच्छे से चल रही, ये बात कही गई है। अगला क्या है, और भी एवेन्यूज़ हमें ढूंढने हैं जहाँ पे हम लोग अपनी पार्टनरशिप को और अच्छे से बढ़ा सकते हैं। मोदी जी ने ये भी कहा स्वीडन से कि भैया आ जाओ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करो। इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है, आपका विषुवत रेखा एक्वेटर, ठीक, के आसपास जो है आपका कौन सी उष्णकटिबंधीय एरिया होता है, 30 नॉर्थ और 30 आपका जो है दक्षिण, ठीक, ये जो एरिया है ये आपका क्या है, सन जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सन रेज रहती हैं, इंसुलेशन बोलते हैं उसे, इंसुलेशन मतलब इनकमिंग सोलर रेडिएशन। अब ये वाली कंट्रीज जो है ये तो ज़्यादातर आईएसए में आ चुकी है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में, जिसका जो हेडक्वार्टर है या सेक्रेटेरिएट है, एक बार कंफर्म करिएगा, वो आपका गुड़गांव में है, गुरुग्राम में है, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो ये वाली कंट्रीज़ तो इसके अंतर्गत आती ही आती हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंतर्गत, जो भी इस कंट्रीज़ ये उष्णकटिबंधीय एरियाज़ में आती हैं, इसके बाहर की भी आती हैं, ठीक। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है, तब मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया करिए, वहाँ पे यहीं से आएगा क्वेश्चन। अगर आप कोई फिर आपको आएगा हाँ यार बताया तो था सर ने, याद नहीं आ रहा, क्यों रिवाइज नहीं करते हैं। एक बार नहीं सुनने से नहीं होगा, आप दोबारा भी देख सकते हैं, पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट को इनवाइट किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए, और ये मतलब ये है कि ऐसे जो उष्णकटिबंधीय वाले जो एरिया होते हैं वहाँ पे 300 से ज़्यादा दिन जो है सूरज की रोशनी रहती है। और यहाँ पे ये भी कहा है कि इंडिया स्वीडन ने जो जॉइंट इनिशिएटिव लिया था, क्या नाम से, लीड इट, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, लीडरशिप ग्रुप ऑन इंडस्ट्री ट्रांजिशन, लीडरशिप ग्रुप ऑन इंडस्ट्री ट्रांजिशन, ये आपका जो है यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट में 2019 में जो हुई थी न्यूयॉर्क में, वहाँ पे इंडिया स्वीडन ने इसकी पहल करी थी, लीड इट, ठीक। इंडस्ट्री ट्रांजिशन मतलब इस तरीके से करना है कि पेरिस जो एग्रीमेंट हुआ था 2015 में हमारा COP21, ठीक, उसको जो है पूरा करना, जो कि अब चालू हो गया 2021 से, लागू भी हो गया है, ठीक। ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है 2021, और ये साल है 2021 जब से लागू हो चुका है, 2000 कब तक चलेगा, 30 तक, ठीक। पेरिस क्लाइमेट के लिए है लीड इट। इसमें जो दो लीडर्स हैं उन्होंने ये कहा है, ये देखो, वैक्सीन इक्विटी, कोविड-19 पे भी चर्चा हुई, और उन्होंने ये भी कहा है कि वैक्सीन इक्विटी की बात हुई है, मतलब वैक्सीन की जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसको जो है प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दो, थोड़ा सा एफर्मेटिव एक्शंस लो, ठीक है ना। जैसे भी कहा गया ना, 60 साल से ज़्यादा के लोगों को दिया जाए, ठीक, उनको ज़्यादा ज़रूरत है, इक्विटी यही चीज़ है, लेवल प्लेइंग फील्ड लाओ। और इसके बाद क्या है कि जो है फर्स्ट इंडिया नॉर्डिक समिट जो है 2018 में हुई थी। नॉर्डिक में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, ये मैपिंग का है एक्सरसाइज, एक बार मैप जोड़ देखिएगा, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड एंड डेनमार्क, ये 5 हैं नॉर्डिक नॉर्डिक कंट्रीज़ कहलाते हैं। अच्छा बताइए, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कौन कौन से कहलाते हैं। ये थोड़ी सी ओवरलैपिंग टाइप की टर्मिनोलॉजी, एक बार चेक करिएगा। स्टॉकहोम की कैपिटल है स्वीडन, मतलब सॉरी, स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम, और इनकी करेंसी है क्रोना, ठीक, करोना नहीं है, क्रोना है। और लीड इट जो है ये स्वीडन इंडिया ने किया था यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट में 2019 में। जब इसको सपोर्ट किसने किया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने किया था। अच्छा, आज एक काम करिए, आप लोग के लिए वो है, होमवर्क है, कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जितने भी इम्पोर्टेंट इंडेक्स और रिपोर्ट पब्लिश होते हैं उनको आप लोग को आज जो है लिखना है। अच्छा, कहाँ ढूंढोगे, इसकी वेबसाइट खोलो, ठीक, आपका जो है विश्व आर्थिक मंच की वेबसाइट खोलना, उस पर जाना, किसमें, पब्लिकेशंस में आपको मिल जाएगा, ठीक। तो इसमें यही इस लीड इट का जो है मेन अचीव यही करना है कि पेरिस एग्रीमेंट को अचीव करना है, ठीक। ये देखिए, रशिया भी जो है आपका इस यहाँ पे ये हिट करता है, ध्यान रखना। ये आपकी जो है बाल्टिक कंट्रीज़ हैं, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बाल्टिक सीज हो गई, गल्फ ऑफ बोथनिया हो गया। गल्फ और बे में क्या फ़र्क होता है, जैसे बे ऑफ बंगाल है, खाड़ी है, ये भी खाड़ी ही बोला जाता है इसको, लेकिन ये क्या है कि जब पानी जो है इरोड कर दे ज़मीन को तो गल्फ बनता है, और थोड़ा सा लंबा ज़्यादा होता है, मुंह सकरा होता है। लेकिन बे ऑफ बंगाल क्या है, उसका मुंह थोड़ा सा ज़्यादा खुला होता है, जैसे बे का मतलब बेस जो होते हैं खाड़ी, तो इनका मुंह थोड़ा सा ज़्यादा खुला होता है, ठीक। छोटे मोटे ये है डिफरेंस, लेकिन यूपीएससी आयोग यही पूछते हैं कि भैया बेसिक चीज़ें क्लियर है कि नहीं। अटलांटिक ओशन, नॉर्वेजियन सी, और आपका डेनमार्क। अच्छा, डेनमार्क की जो है कोपेनहेगन है, नॉर्वे की ओस्लो है, आपका स्वीडन की कौन सी थी, स्टॉकहोम हो गई,
और जो है आपका ये फिनलैंड की कौन सी है, हेलसिंकी। ठीक, ये रीगा किसकी, लाटविया की है। कैपिटल। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि रोड टू जेंडर इनइक्वलिटी, यूएनडीपी ने बोला है। देखिए, यूएनडीपी ने कहा है कि टेम्परेरी बेसिक इनकम होनी चाहिए। कोविड 19 की वजह से जो पूरे विश्व की बहुत ही गरीब जो महिलाएं हैं, उनको कोविड 19 की वजह से जो इफेक्ट पड़ा है, उससे संबंधित हमें टेम्परेरी बेसिक इनकम देनी चाहिए। ये कौन कह रहा है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कह रहा है। ठीक, इस रिपोर्ट का नाम क्या है, प्रोटेक्टिंग वीमेंस लाइवलीहुड, उनकी आजीविका को बचाना है, पैंडेमिक के टाइम पे टेम्परेरी बेसिक इनकम लाना है, रोड टू जेंडर इक्वालिटी की बात हो रही है। ठीक, यूएनडीपी लाया है इसको, और इसमें लार्ज स्केल टीबीआई चलाइए, और इसमें पॉलिसी वॉलिसी बनानी है इस तरीके से कि मंथली इन्वेस्टमेंट, अगर जितनी भी विकासशील देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़, अगर वो अपने जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद के 0.7 से लेके 0.31 तक अगर भी खर्च खर्च कर दे, तो 613 मिलियन, समझ रहे हो, 61 करोड़ जो वर्किंग एज वीमेन हैं जो सफ़र करी हैं इधर, फाइनेंशियल सिक्योरिटी इनकी, पॉवर्टी से मतलब इनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो जाएगी, वित्तीय सुरक्षा हो जाएगी, पॉवर्टी से जो ये काम कर रही हैं, पॉवर्टी में रह रही हैं, उनकी 61 करोड़ महिलाओं की। सिर्फ और सिर्फ कितना करना है, 0.07 से लेके 0.31% ऑफ जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, किस कंट्रीज़ की, विकासशील कंट्रीज़ की। ध्यान रखना, वहाँ डेवलप्ड लिख दे और आप जो है बिना पढ़े मार्क करके आ जाए तो सिली मिस्टेक हो जाएगी। ठीक, इसके बाद यही है कि हमें सशक्तिकरण करना है, विमन को सशक्त बनाना है, उनके अपने डिसीजन होना चाहिए, किस तरीके जीना चाहती हैं, क्या आजीविका है, क्या कितना पैसा क्या है। और इसमें कुछ कुछ अब जो है वो दे रखे हैं, फैक्ट्स दे रखे हैं कि भैया वो महिलाएं जो हैं वो 2.5 घंटा करीबन ज़्यादा खर्च करती हैं हर दिन अनपेड, जिसके मतलब पैसा नहीं दिया जाता है, डोमेस्टिक और केयर वर्क पर। ठीक, और 4 घंटे ज़्यादा वर्क करती हैं आपका मैन के मुकाबले, जो मैन अगर 10 घंटे काम कर रहा है, ठीक, पेड या फिर अनपेड वर्क में, तो वीमेन जो है वो 14 घंटे कर रही हैं। ये कहने का मतलब है 25% जो है विमन, वो मतलब ज़्यादा उनको मतलब ये टेंडेंसी है कि वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में चली जाएंगी अगर आप इसको कंपेयर करो मेन से। तो ठीक, अगर मेन 100 हैं तो 125 जो महिलाएं हैं, 100 रह अगर 100 मैन रह रहे हैं एक्सट्रीम पॉवर्टी में, बहुत ही ज़्यादा गरीबी में, अधिक गरीबी में, तो 125 जो है, क्योंकि 25% ज़्यादा जो है मेन से एक्सट्रीम पॉवर्टी में महिलाएं चली जाएंगी। हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ ऐसी नीतियां बनाएं जिसमें कि हर वर्कर, चाहे मैन हो चाहे वीमेन हो, सबको बराबर से, मतलब अपना पेड वर्क, ये जैसे ऑफिस में जो काम होता है, घर से काम होता है, गिग इकोनॉमी से काम होता है, और जो भी केयर और डोमेस्टिक वर्क है, उन दोनों में बैलेंस हो, मतलब जितना घंटे महिलाएं काम करें उतने ही घंटे दोनों ही कामों में, पेड और अनपेड वाले कामों में, दोनों ही बराबर से टाइम व्यतीत करें, 10-10 घंटे मान लो बराबर बराबर से करें। ठीक, और ऐसी पॉलिसीज़ जो है, इसमें पेड जो है आपका मैटरनिटी लीव होनी चाहिए। जैसे भारत में कितना है, पहले 2 बच्चों के लिए 26 वीक, और उसके बाद वाले तीसरे बच्चे के लिए कितने वीक है बताइए। एक्सटेंडेड पैटर्निटी मतलब जो है आपका जो पितृत्व है, मतलब पिताजी हैं, वो उनको भी लीव मिलनी चाहिए। ठीक, हालांकि मेनका गांधी जी का मुझे एक डायलॉग याद आ गया कि जब मेनका गांधी जी मिनिस्टर ऑफ वीमेन थी, तो उन्होंने कहा था, हम देने को तो दे थे, जैसे हमने मैटरनिटी लीव दी है, महिलाओं के लिए दी है, माँ के लिए दी है लीव, उसी तरीके से हम मैन के लिए भी दे सकते हैं। लेकिन मैन के लिए क्या है, वो जाके वो छुट्टी मनाएगा, वो बैठ के कुछ काम तो वैसे भी नहीं करेगा, खाली उसके लिए क्या है, पेड हॉलीडे हो जाएगी, काम तो उसे कुछ नहीं करना। ये मेनका गांधी जी ने कहा था, मैंने नहीं कहा है। इन्फोर्समेंट ऑफ इट्स टेकअप, और ये भी करना है कि अब ये हो सके, लागू हो, मतलब अच्छे से फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट करना चाहिए, पार्ट टाइम वर्क होना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वर्क प्लेस पे, ताकि जो है जब बच्चा मतलब हो जाए उसके बाद जो है फिर से महिलाएं तेज़ी से जाके काम करें। गवर्नमेंट को जेंडर गैप, पे गैप, मतलब जो है सेम काम के लिए अगर 100 रुपये मैन को मिल रहे हैं, तो वीमेन के लिए भी 100 ही रुपये मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वीमेन को 50 रुपये मिल रहे हैं। और ये इस तरीके का लेबर मार्केट में जो चीज़ चल रही है, इसको देखना चाहिए। ठीक, सेम लेवल पे यहाँ पे बोला गया हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो सेग्रीगेशन है पेमेंट में, जो रेम्यूनरेशन है पारिश्रमिक जो है, उसमें थोड़ा सा जो गैप है उसको फिल करना है। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर पृथक्करण जो है उससे संबंधित है। एक ही लेवल पे मैन बैठा है, वुमेन बैठी है, इसको 100 रुपये मिल रहे हैं, इसको 50 रुपये मिल रहे हैं, ये गड़बड़ है। और अगर वर्टिकली देखा जाए,
तब भी जो है मान लीजिए मैन भी इसी लेवल पे है और जो है आपका वर्टिकली, और वीमेन भी इसी लेवल पे अगर गई है, जा रही है हायरार्की में, तो इनको इसकी ज़्यादा है मैन की, वीमेन की कम है। ठीक। इंडिया ने और क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं वीमेन, भैया वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए तो एक पूरा मंत्रालय ही बना दिया है ना यार। बहुत बड़ी बात है। कब बना था बताइए, ईयर बताइए, ये स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में पूछता है ये सब। ठीक। और सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस को ना हो उसके लिए 2013 में एक लॉ बनाया गया है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, इसके रिलेटेड मैंने क्वेश्चन पूछा है कि 2 बच्चों तक तो 26 वीक की पेड मैटरनिटी लीव है और सिर्फ संगठित क्षेत्र में होती है ये। तीसरे बच्चे के लिए कितनी हफ्ते की है ये बताना है। सोशल सिक्योरिटी कोड, कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कोड, ये देखिए ईपीएफओ के लिए मैंने जो ऑलरेडी ये कोड ये सब जो है दे रखा है, आप लोग वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं ओनली करंट अफेयर चैनल पे। ठीक। हमारे अगला जो टॉपिक है वो ये है कि भैया डंप करना चाहते हैं इनर्ट वेस्ट को, यानी कि अक्रिय अपशिष्ट को असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे। ठीक। अब ये देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर पे है, आपका यहाँ साउथ में पड़ता है ये। ठीक है। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे ये एक वाइल्ड लाइफ जो है वन्य जीव अभयारण्य है। और इसमें जो है अपशिष्ट कौन सा डालना चाहते हैं, इनर्ट वाला, जो किसी बायोलॉजिकली केमिकली कुछ रिएक्ट करता ही नहीं, इसलिए डिकम्पोज भी बहुत मुश्किल से होता है या फिर होता ही नहीं है। और इसको डिस्पोज करना तो खैर सस्ता है बाकियों से, लेकिन इससे ये कहा गया है कि कई बार देखा गया है पहले भी कि इससे काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट्स ने बताया है कि नुकसान हो के चांसेस हैं, जिसको हम अगले कई दशकों तक जो है कम नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब यहाँ पे सिस्टम क्या हुआ है कि एक रिज मैनेजमेंट बोर्ड है। ठीक। उन्होंने ये डिसाइड किया है कि हम एक एक्सपर्ट पैनल बनाएंगे, ठीक, कमेटी बनाएंगे जो कि ये बताएगा जो प्रपोजल प्रस्ताव दिया था साउथ एमसीडी ने, दिल्ली वाले ने, कि जो है हम डंप कर सकते हैं इनर्ट मटेरियल भट्टी माइंस पे। तो हम रिज मैनेजमेंट बोर्ड ये कह रहा है हम एक कमेटी बना देंगे, जो प्रस्ताव रखा है साउथ एमसीडी ने कि इनर्ट मटेरियल को यहाँ पे डाल दो, डंप कर दो, उस पर फिर वो कमेटी बताएगी कि करना क्या है क्या नहीं करना है। ठीक। कमेटी जो है ये एक मंथ में इसको जो है प्रपोजल दिया जाएगा और रिपोर्ट भी जल्द से जल्द आपको बोर्ड को सबमिट कर देगा। और ऐसा पहले भी 2007 में दिया गया था बट उस समय कैंसिल हो गया था। इस बार भी एक्सपर्ट जो है पर्यावरण के विशेषज्ञ जो है ये बोलते हैं कि भैया ऐसा लॉस होगा जिसकी भरपाई अपूरणीय क्षति हो जाएगी, ठीक, जिसे पुनः ठीक करने होने में दशकों लग जाएंगे, दशक लग जाएगा। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट यानी कि पर्यावरण प्रभाव आंकलन भी 2003 में किया गया था, उसमें भी ऐसी ही बात कही गई थी कि फ्लोरा फौना जो भी है, वन्य जीव वनस्पतियाँ, भूमिगत जल स्तर भी प्रभावित हो सकता है, एक्वीफर भी प्रभावित हो सकते हैं। इनर्ट वेस्ट क्या होता है, ये ना तो केमिकली ना तो रासायनिक तौर पे ना जैविक तौर पे जो है रिएक्ट करता है, और ये डिकम्पोज भी नहीं होता या फिर बहुत ही स्लोली होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, बालू, रेत और कंक्रीट। और इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ ये है कि जो लैंडफिल है, ठीक, जो दिल्ली के आसपास लोग रहते हैं, आज़ादपुर में उन्होंने देखा होगा लैंडफिल है, तो वहाँ पे क्या पहाड़ जैसा पूरा जो है अपशिष्ट का, वेस्ट का जो है गट्टा वो बना हुआ है पहाड़। तो ये बहुत ही इसमें लोअर डिस्पोजल फीस में हम जो है इसको डंप कर सकते हैं। अगर हम इसी कंपेरिजन में बाकी वेस्ट देखें जो बायोडिग्रेडेबल होता है या फिर हजार्डस वेस्ट होता है, उसमें ज़्यादा पैसे लगते हैं। ठीक। असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये 32.5 किलोमीटर स्क्वायर लगभग जो है आपका सदर्न दिल्ली अरावली हिल्स पे है, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे है, और ये फरीदाबाद गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है हरियाणा के। और कई सारे जो है प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ यहाँ पर है। ठीक। सरिस्का नेशनल पार्क अलवर तक इसका जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है जुड़ता है असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से संबंधित। अगर पूछ ले कहाँ पे है तो दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे है। और इको सेंसिटिव जोन जो है इसके आसपास कितना, 1 किलोमीटर के है। ठीक। ओखला वाले पे कितना है बताइए, इको सेंसिटिव जोन के लिए कितना एरिया है ओखला वाले के लिए। इसमें कई सारे विलेजेस भी हैं आपके, और इसमें देखिए कई सारी चीज़ें यहाँ पे बैन भी कर रखी हैं असोला भट्टी ये वाले में, वन्य जीव अभयारण्य वाले में, जैसे कि माइनिंग और एक स्टोन को तोड़ना, क्वेरिंग करना, पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री, ये सब बंद है। रेगुलेटेड इंडस्ट्री, होटल कंस्ट्रक्शन, और कुछ जो है अलाउड है वो क्या है, वाटर, रेन वाटर, मतलब वर्षा का पानी को संचित करना, ऑर्गेनिक फार्मिंग, कॉटेज इंडस्ट्रीज और इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट, ये सब कुछ है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ओपेक प्लस से संबंधित है कि मतलब किस तरीके से वो लोग आपका निर्यात करेंगे क्रूड ऑयल को,
जिससे कि जो है जैसे एक होता है ना, एक बैरल कितने रुपए का, तो अभी $67 का हो गया, सॉरी $67 का हो गया, ये बढ़ने की उम्मीद है। और ये जो ओपेक कंट्रीज़ हैं, जो निर्यातक देश हैं पेट्रोल करने वाले कई सारे, और प्लस लगा मतलब उनके कुछ एलाइज भी हैं, दोस्त हैं उनके, जो वो भी मतलब निर्यात करते हैं। तो ओपेक वाली जो कंट्रीज़ है वो कह रहे हैं कि भैया अभी जो कंजम्पशन बेस्ड डिमांड इतनी नहीं हुई है कि हम बहुत ज़्यादा अपना जो है सप्लाई को बढ़ा दें। हालांकि मोटिव दूसरा है, जो पीछे इनको नुकसान हुआ है वो कम सप्लाई रख के प्राइस ज़्यादा घसीटने के चक्कर में है, और इसीलिए ये लोग कर रहे हैं अभी पीछे। मतलब मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा था, सऊदी से पूछा गया, इंडिया बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है एनर्जी सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए, ऊर्जा सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, करीबन वेस्ट एशिया से ही है। वैसे तो 84% जो है हम इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं वेस्ट एशिया से, यानी कि जो पश्चिमी एशिया है उससे हम करीबन 60% है वो करते हैं इंपोर्ट। तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। अब इंडिया ने अभी इनसे कहा था कि भैया थोड़े बहुत सप्लाई बढ़ाइए, पैसे से कम करिए ये ब्रांड। तो सऊदी वाले बंदे ने क्या कहा, उस वहाँ के प्रिंस ने, कि एक काम करो, तुम वाला क्रूड ऑयल यूज़ करो ना जो पहले तुमने सस्ते में खरीदा है, फिर दे देंगे तुमको। ये मतलब बदतमीजी, तो ये वाली चीज़ है, ठीक। तो आपूर्ति बढ़ाने की सहमति नहीं दी क्योंकि वे कोविड-19 महामारी के बीच बाजार की मांग में अधिक क्षतिपूर्ति का इंतजार कर रहे हैं, ठीक। और डिसीजन जो है यही है कि भैया अभी कंजम्पशन यानी उपभोक्ता के द्वारा, अब जैसे लोग जो है फिर से इंडस्ट्री चल रही, लोग फिर से डिमांड कर रहे हैं, उपभोक्ता जो है बोल रहा है कंजम्पशन के लिए, तो वो वाली रिकवरी जो है काफ़ी आहत हो जाएगी अगर इसी तरीके से क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़े रहे। 67.44 हो गया, 70 आसानी से पहुंचेगा, ये देखना आप मई तक, ऐसा बोल रहे हैं। और इंडिया जो है 84% करता है ऑयल का इंपोर्ट। थ्री फिफ्थ कितना हुआ, 3/5 इंटू 100 कर दो तो 20 इंटू 3 60%, सिंपल सी सैट, ठीक। वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रूड जो है कंज्यूमिंग कंट्री है इंडिया, और इसको कंजम्पशन लेड जो रिकवरी हम करना चाह रहे हैं, ठीक, वो काफ़ी दिक्कत हो सकती है। और हमारा जो मार्केट है वो प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, मतलब क्योंकि ज़्यादातर हमारे यहाँ जो ट्रांसपोर्ट होता है इधर से उधर वो होता है ट्रक से, और ट्रक जो है डीजल पे जिंदा है, डीजल पे चल रहा है, और डीजल और क्रूड ऑयल से बनता है। क्रूड ऑयल हम किससे ले रहे हैं, सऊदी से इंपोर्ट कर रहे हैं, समझ रहे हो। फॉरेक्स भी जा रहा है, क्रूड ऑयल जितना महंगा होगा तो सप्लाई से रॉ मटेरियल महंगा हो गया तो भाई जो है महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति बढ़ेगी और इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन का टारगेट क्या होता है आपका, 2 से लेके 6 के बीच में रखना पड़ता है, परसेंटेज ऑफ जीडीपी। ऐसे इंटरकनेक्ट करके पढ़ते रहो यार, खूब रिवीजन बढ़िया से होता है। ओपेक क्या है, ये एक परमानेंट है, स्थायी संगठन है आपका गवर्नमेंट्स का, और बगदाद के कॉन्फ्रेंस में इसको बनाया गया था 1960 में। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं अभी मैं इसको डायग्राम से समझाऊंगा, ठीक। और इसका मेन एम यही है कि सप्लाई करो ऑयल को, और प्राइस ऑयल का जो है पूरे वर्ल्ड मार्केट में सेट करो। इसका जो देखो, वैसे बात हो रही है ओपेक ओपेक, तो साउथ वेस्ट एशिया के ज़्यादातर कंट्रीज़ हैं, लेकिन इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। ओपेक प्लस क्या है कि जो ये ओपेक कंट्रीज़ हैं इनके अंदर नहीं आते हैं ये, इनके ही कुछ एक्सपोर्ट क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करने वाले जो दोस्त कंट्रीज़ हैं वो हैं, कौन कौन से, अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, आपका कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रूस, दक्षिण सूडान और सूडान। दक्षिण सूडान और सूडान में भी है, ध्यान रखना। अब ये ओपेक कंट्रीज़ हैं, ध्यान रखना, ठीक। ये कौन कौन सी, अब देखो यहाँ पे ऐसे रखो आप याद, वेस्ट एशिया में कौन सी कंट्री नहीं है, 3 नहीं है, बहरीन नहीं है, येमेन नहीं है, और आपका ओमान नहीं है, ठीक, बहरीन भी नहीं है। कतर है, ईरान है, इराक है, कुवैत है, सऊदी है, ठीक, यूएई भी है। ये 3 कंट्रीज़ नहीं है। फिर अल्जीरिया, लीबिया है, नाइजीरिया है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अंगोला, गैबॉन, इक्वेटोरियल गिनिया और वेनेजुएला। वेनेजुएला में जो क्रूड ऑयल मिलता है उसमें सल्फर की जो है वो ज़्यादा है, और इसीलिए इसको बोलते हैं सौर क्रूड ऑयल। बाकी जो है वो क्या बोलते हैं, स्वीट क्रूड ऑयल बोलते हैं, ठीक। सल्फर ज़्यादा होता है तो सौर हो जाता है, और इसको रिफाइन करने में ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग को बताया देना है कि आप लोग को जो है सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला सेक्शन होता है, सिली मिस्टेक नहीं होगी अगर आप एग्ज़ाम में अगर इसको आप देखोगे। इसमें हम क्या देखते हैं कि पढ़ना तो ठीक है, साथ ही साथ किस तरीके से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना चाहिए, ठीक।
इस सेक्शन का नाम क्या है आप लोग कमेंट करके बताइए। मैत्री सेतु से संबंधित कौन से स्टेटमेंट सही है? ये 1.9 किलोमीटर लंबा एक पुल है जो बांग्लादेश में रामगढ़ के साथ भारत में सबरूम को जोड़ता है। ठीक, सही पूछा गया, बताइए अगर सही लगे तो सही, नहीं तो क्रॉस करिए इसके सामने। फिर राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड ने इस पुल का निर्माण किया है। क्या ये सही है कि गलत है बताइए। और इसके बाद तीसरा है, इट इज़ बिल्ट ओवर ब्रह्मपुत्रा रिवर, जो कि आसाम और बांग्लादेश के बीच में बहती है। ठीक, आसाम और बांग्लादेश के बीच में बहती है। तो क्या ये ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है? नहीं, ये कौन सी रिवर है? फैनी रिवर पे है। और फैनी रिवर आसाम में से नहीं बहती है, त्रिपुरा से बहती है। ठीक, त्रिपुरा से पास में फिर चिटगांग वाला जो पड़ता है बांग्लादेश का एरिया। ठीक, तो यहाँ पे पहला दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, फैनी रिवर है, त्रिपुरा बांग्लादेश के बीच में है। मैत्री सेतु उसको नाम रखा है मोदी जी ने, और इसका अनावरण किया। और लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इस प्रोजेक्ट को ले रहा है बनाने के लिए। ठीक, और बना दिया है, मतलब बनाया तो खैर उन्होंने NHIDCL ने, ठीक, NHIDCL ने बनाया है, कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक, अगला क्वेश्चन जो हमारा वो है कि फेडरल रिजर्व बैंक से संबंधित है। जैसे भारत में क्या होता है? RBI होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। वैसे फेडरल रिजर्व बैंक कहाँ पे है? चलिए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। फेडरल रिजर्व बैंक सिस्टम जो है आपका ये सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम है जापान का। तो ये बिल्कुल गलत है, काफ़ी न्यूज़ में आप लोगों को पता होगा, USA का है ये। और यहाँ पे क्या पूछा गया? सत्य पूछा गया है। तो पहला वाला गलत हो गया, तो हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, जिसमें इसमें एक होगा वो काट देंगे, तो बचा कौन सा? C। ठीक, आंसर सीधे निकलता है, बस कंफर्म होना चाहिए आपको। 1913 में बनाया गया था फेडरल रिजर्व एक्ट के अंतर्गत। और नौरीन हसन जो हैं पहली VP हैं और CEO हैं आपकी फेडरल रिजर्व बैंक के, इनको बनाया गया है। ठीक, तो ये सही है स्टेटमेंट। देख रहे हो इंडियन ओरिजिन कितने ज़्यादा जो है प्रभावशाली हो चुके हैं पूरी दुनिया में। इंडियन ओरिजिन नौरीन हसन जो हैं ये पहले वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बन गई हैं आपका न्यूयॉर्क बेस्ड फेडरल रिजर्व बैंक यानी कि USA के। और इससे पहले जो थी ये क्या थी? चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर थी, CDO थी मॉर्गन स्टैनली वेल्थ मैनेजमेंट में। और इनको नया रोल 15 मार्च 2021 से इनको मिल जाएगा। तो कितनी अच्छी न्यूज़ के साथ में जो है हम लोग यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं आज का सेशन। अगर आप लोग को पसंद आता तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। जो भी मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उनका आंसर यहाँ कमेंट भी कर सकते हैं आप, पेड ग्रुप में जो लोग जुड़े हुए हैं वो वहाँ पे भी कर सकते हैं, मैं भी वैलिडेट करूँगा। आंसर करने से आप अपनी दिमाग का जो इस्तेमाल करते हैं उसकी एक्सरसाइज करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित कराने के लिए। लाइक आप लोग करते हैं तो प्रोत्साहन मिलता है मुझे, शेयर करते हैं तो बाकी लोग तक भी नॉलेज पहुँचती है, और सब्सक्राइब करते हैं बेल आइकन दबा के, तो आप लोग तक सबसे पहले मेरा ये सुबह सुबह ताज़ा ताज़ा गरम गरम 6 बजे करंट अफेयर पहुंच जाता है। चाय लेके बैठा करो यार, पढ़ो। सुबह उठ के पढ़ने में जो मज़ा है वो शाम को बाकी किसी टाइम पे नहीं है। ठीक, अगर आप लोग हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो UPSC का 12 मार्च से और EPFO का आज से 9 मार्च से जो है नया पेड ग्रुप चालू हो गया, ताज़ा ताज़ा गरम गरम। इसमें क्या है कि कंप्लीट पेड ग्रुप है, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज़ और पर्सनल गाइडेंस आप लोगों को पूरा पूरा मिलता है। आपका करंट अफेयर स्पेसिफिक मिलेगा EPFO और UPSC के लिए भी। ठीक, अगर आप लोग ज्वाइन करना तो 8564880530 9696060660 इन 089 इन्हीं 2 नंबरों पे सिर्फ कॉल करिएगा। और कल तक के लिए फिर से आपसे अलविदा लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।